हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जे मेन क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर स्टडी करेंगे हम मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, यूनिमॉडुलर, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस पोलर फॉर्म वगैरह सभी के स्टडीज के अंदर होंगे। तो आता है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है जेड ए प्लस आयोटा बी, बात हुई थी तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी की फॉर्म में। सपोज कीजिए ये मेरे पास आर्गन प्लेन है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, और इसका नाम मैं पी रख देता हूं। पी को जेड भी बोल सकता हूं और इसको मैं ए कॉमा बी भी बोल सकता हूं। अगर ए कॉमा बी बोलता हूं तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट इसका, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखिए ओपी डिस्टेंस, ओपी होगा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना है तो बस दोनों को माइनस करके मोड लगा दीजिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस, सपोज कीजिए एक नंबर Z1 है और एक नंबर है मेरे पास Z2 और मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए बी का मुझे डिस्टेंस चाहिए। कुछ नहीं करना तुम्हें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके बस मोड लगा दीजिए। तो आता है Z माइनस 0, यह आता है मोड Z। दूसरी बात क्या जी, ये तो आ गया हमारे पास कंडीशन, साथ साथ कंडीशन, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर से मैंने निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ओपी होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, तो मोड जेड होता है रूट ए स्क्वायर, अगर जेड ए प्लस एड मोड जेड होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे ए के यहां पर साइन चाहे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कर दीजिए, सेकंड कर दीजिए, थर्ड कर दीजिए, फोर्थ कर दीजिए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं चाहे मोड जेड हो या मोड जेड बार हो या मोड माइनस जेड हो या माइनस जेड बार, कुछ भी हो, सभी की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। मोड जेड बार, मोड माइनस जेड बार, मोड माइनस जेड, सभी की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। अगर मैं दो मोड की बात करता हूं, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए कि अगर इन दोनों को डिवाइड करना हो मुझे, इसको इससे मैं डिवाइड करता हूं, तो आता है मोड जेड अपॉन मोड जेड बार इज इक्वल टू 1। और एक 11th क्लास में कंडीशन थी जेड अपॉन जेड बार इक्वल टू 1। अगर किसी का मॉडुलस 1 आता है तो उसका नाम यूनी मॉडुलर होता है। तो जेड अपॉन जेड बार इज यूनी मॉडुलर। अगर किसी का मॉडुलस 1 के इक्वल हो जाए तो उसका नाम होता है यूनी मॉडुलर। कोई भी कंडीशन आ जाए उसको कहेंगे हम यूनी मॉडुलर। कोई भी कंडीशन, कैसी भी कंडीशन, एक पॉइंट लिखकर बताता हूं। इफ जेड इज यूनी मॉडुलर देन मोड जेड इक्वल टू 1। अगर जेड यूनी मॉडुलर है तो उसका मोड हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब इसकी बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, मॉडुलर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज नहीं, जो जो बहुत काम आती है उन प्रॉपर्टी की बात करें। एक तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी काम आती है मोड जेड स्क्वायर, ये होता है जेड जेड बार, सबसे ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी ये है मोड जेड स्क्वायर जेड जेड बार। सेकंड, अगर मान लीजिए जेड की पावर एन और मॉडुलस लगा है तो बस ये ऊपर मूव कर जाता है, इसको लिख सकते हैं मोड जेड की होल पावर एन। कोई भी कंडीशन कैसी भी आ जाए। थर्ड, ऐसे बोल देते हैं प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है जो बहुत काम आती है मैक्सिमम वैल्यू में, Z1 प्लस Z2 का मोड लेस और इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2।
और फोर्थ प्रॉपर्टी इसके अंदर बना देते हैं Z1 माइनस Z2 ग्रेटर इक्वल टू मोड Z1 माइनस मोड Z2 का होल मोड, क्योंकि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहां पर बाहर मोड लगाना जरूरी है, मोड की कंडीशन का लिखना जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 AZ1 कुछ भी लिख सकते हैं, AZ1 माइनस BZ2 होल स्क्वायर प्लस BZ1 प्लस AZ2 स्क्वायर, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर के इक्वल होता है। पेपर में ए बी की वैल्यू चेंज होकर के आने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा। बस एक बेसिक प्रॉपर्टी और बतानी है लास्ट। कौन सी प्रॉपर्टी? देखिए इस ऊपर वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से आती है, मोड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर। अगर कहीं पर डायरेक्ट ये आता, बहुत आता है बहुत ज़्यादा पेपर में, तो बोलेंगे हम Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। बहुत काम आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत। इस रिजल्ट को याद होना चाहिए तुम्हें। तो ये थी मॉडुलस की कुछ बातें। कौन कौन सी बातें हैं अभी मैं यूनी मॉडुलर को आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म से मैं रिलेट करूंगा, ऐसे पोलर फॉर्म से थोड़ी देर बाद भी। अब एक कंडीशन, अब आती है आर्गुमेंट की बात। आर्गुमेंट क्या होता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से क्या लिंक है? देखिए ये पॉइंट P था, ये B और ये A, ये एंगल थीटा है। तो बताइए tan थीटा ये होगा B अपॉन A, या बोले हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपॉन A। तो बोल देते हैं हम आर्गुमेंट Z, आर्गुमेंट Z ये होगा tan इनवर्स B अपॉन A। दो कंडीशन आती है, आर्गुमेंट Z होगा tan इनवर्स B अपॉन A, यानी कि B होगा इमेजिनरी पार्ट, A होगा रियल पार्ट। आर्गुमेंट Z ये कहलाता है। अब यहां पर दो कंडीशन अलग अलग आती हैं, एक होती है इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू, एक होती है जनरल वैल्यू। तो पहले बता दें आर्गुमेंट की जनरल वैल्यू कहां से कहां तक होती है। जनरल वैल्यू होती है ऑलवेज 0 से 2 पाई, और प्रिंसिपल वैल्यू ये होती है -π से π तक। 99% क्वेश्चन में अगर तुम्हें कुछ भी नहीं कहता तो तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी चाहिए एग्जाम के अंदर। तो जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्या प्रोसीजर है और आर्गुमेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, अब इनकी बात लेकर चलते हैं। अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास कोई भी Z है A प्लस आयोटा B, इससे मुझे ये पता लगा A कॉमा B से मुझे पता लगाना होगा इसका कौन सा क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट का पता लगाइए। अब मैं चारों क्वाड्रेंट बनाने जा रहा हूं इसके अंदर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर होती है जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 से π/2 तक होती है। सेकंड के अंदर भी जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होती हैं, मगर इस वाले केस के अंदर जनरल वैल्यू अलग होती है और प्रिंसिपल वैल्यू अलग होती है। फोर्थ के अंदर भी जनरल वैल्यू अलग और प्रिंसिपल वैल्यू अलग होती है। क्यों? प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -π से π तक होती है, तो 0 से π तक तो उस पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। अब वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? पहले क्वाड्रेंट का पता लगा लीजिए। अब लिखिए एक चीज अल्फा और लिखिए tan इनवर्स मोड
बी अपॉन ए। मोड का लगाना जरूरी है, पहले ए बी से पता लगा लीजिए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, या थर्ड में, या फोर्थ में। अगर दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में, एक नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में, दोनों नेगेटिव थर्ड में, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फोर्थ में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू दोनों अल्फा, और सेकंड के अंदर पाई माइनस अल्फा, जनरल तो नॉर्मल मूव करती है, और थर्ड के अंदर जनरल वैल्यू पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ के अंदर 2 पाई माइनस अल्फा। अब आती है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थी उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट की आ जाती है माइनस पाई प्लस अल्फा। ऐसे ही इसके अंदर जो प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाती है माइनस अल्फा। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, जब ये 0 से पाई तक है, माइनस पाई का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो माइनस पाई से 0 की कंडीशन आ जाती है। जैसे रिफ्लेक्शन वाली थ्योरी थी वही कंडीशन बन जाता है सेम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जनरल प्रिंसिपल वैल्यू दोनों अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में जनरल वैल्यू पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा, और थर्ड के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फोर्थ के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड के अंदर फर्स्ट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दी। तो ये है जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का प्रोसीजर, कि जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू निकाल कर दिखाइए क्या आती है। अभी एक क्वेश्चन में क्लियर करेंगे कंडीशन के अंदर कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टी से पहले अगर हम कहें जनरल बात, कि मान लीजिए मेरे पास एक बेसिक एग्जांपल है, z इज इक्वल टू माइनस कुछ भी लिख दीजिए, -2, -3 और +4i मेरे पास ये लिखा है। मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। पहले देखिए -3, 4 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले तुम्हें थीटा अल्फा निकालना होगा। अल्फा होता है जी tan इनवर्स मोड इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये आता है जी tan इनवर्स 4/3। अब बात ये आती है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू दोनों पाई माइनस अल्फा होती हैं। तो हमारा आता है जनरल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास निकल करके। अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऐसी होती हैं जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी जैसी होती है, कुछ नहीं होता। जैसे लॉग में होता था आर्गुमेंट z रेज टू द पावर n, तो बस आ जाता है n आर्गुमेंट z। मगर ध्यान रहे यहां पर एक चीज ऐड करनी पड़ती है, 2k पाई के होता है इंटीजर। इंटीजर क्यों, हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है कि जनरल वैल्यू 0 से 2 पाई तक होती है और प्रिंसिपल वैल्यू -पाई से पाई तक। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0, 1, -1 अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होगी कि हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए। जनरल चाहिए तो 0 से 2 पाई, प्रिंसिपल चाहिए तो -पाई से पाई। सेकेंड, अगर सेकेंड कंडीशन के अंदर आता है आर्गुमेंट, सारी प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी खुद निकाल सकते हो, z1 z2। जैसे वहां पर लॉग में लॉग mn log m प्लस log n, ऐसे यहां पर लॉग आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। मगर भूल मत जाना 2k पाई लिखना मत भूल जाना, 2k पाई सभी के अंदर आना जरूरी है। थर्ड, आर्गुमेंट z1 अपॉन z2। log m अपॉन n क्या होता था, log m माइनस log n। तो log z1 माइनस log आर्गुमेंट z2 प्लस 2k पाई, इसको बिल्कुल नहीं भूलना, 2k पाई आना जरूरी है। और एक लास्ट और याद कर लीजिए, आर्गुमेंट z कॉन्जुगेट ये होता है माइनस आर्गुमेंट z। ये कंडीशन याद कर लीजिए।
तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टी जैसे होती है और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाते हैं कि इसके अंदर 2k पाई कैसे ऐड होता है और 2k पाई का क्या महत्व है। अब मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। तो एक तो जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हें कि जब भी क्वेश्चन में नहीं देगा तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये इसकी प्रॉपर्टीज। अब आते हैं क्वेश्चन पर, इनके ऊपर डिपेंड। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है आर्गुमेंट Z1 17 पाई बाई 18, आर्गुमेंट Z2 7 पाई बाई 18, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट। यहां पर आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है और प्रिंसिपल वैल्यू हम जानते हैं -π से π तक होती है। तो चलिए कंडीशन शुरू करते हैं पहले। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले आर्गुमेंट Z1 Z2 दोनों का मल्टीप्लाई लॉग के अकॉर्डिंग, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 प्लस 2k पाई। अब 2k पाई की कंडीशन बाद में, वैल्यू दे रखी है। यह 17 पाई बाई 18, यह हमारे पास 7 पाई बाई 18, 2k पाई का भाई हमें कुछ नहीं मालूम। यह आता है कि दोनों को ऐड करके 4 पाई बाई 3, हमारी वैल्यू पाई से कम होनी चाहिए। तो यहां पर k की वैल्यू क्या लेनी होगी हमें? -1। तो लीजिए k की वैल्यू रख देते हैं हम यहां पर -1। तो हमारा फाइनल जवाब आता है -2 पाई बाई 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2k पाई का महत्व बताया मैंने कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो तो 2k पाई, k की कंडीशन कुछ ऐसी पुट कीजिएगा तुम्हारा आंसर -π से π तक आ जाए। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर है जी, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 प्लस 2k पाई। जरा बात को बहुत ध्यान से, 17 पाई बाई 18 माइनस 7 पाई बाई 18 2k पाई, बहुत ध्यान से। और ये आता है सोल्व होकर कितना? 5 पाई बाई 9। तो ये वैल्यू पाई से कम है तो k की वैल्यू कितनी ली हमने यहां पर? 0। ये इंटीजर है, हमें ऐसा आंसर चाहिए जो -π से π तक हो। हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए आर्गुमेंट की, वो निकाली हमने। तो रीजन क्लियर हुआ। नाम आता है पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बोल देते हैं, और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा b, तो इसकी पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको ऐसे लिख देते हैं r e की पावर i थीटा। ये कहलाती है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म कहलाती है e की पावर i थीटा। थीटा रियल नंबर होता है, i इमेजिनरी नंबर होता है। तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बात क्या होती है, r क्या होता है? कभी भी कंपेयर मत करना। जैसे 11th क्लास में कई बार कंपेयर रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, वहाँ गलती होने के चांस बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कंपेयर करने के चक्कर में ना पड़े, कंडीशन को ऐसे ही अप्लाई करें। अब बात इसके साथ कंडीशन ये आती है, r क्या होता है? r होता है जी मॉडुलस ऑफ z, और थीटा होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। आर्गुमेंट z की प्रिंसिपल वैल्यू, ये z है a प्लस की प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों को पुट कर दीजिए तो हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाती है। और प्रिंसिपल वैल्यू को एक नाम और बोल लेते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट की एम्पलीट्यूड, अगर कहीं एम्पलीट्यूड लिखा है तो समझ जाइए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है। अब कंडीशन कुछ पोलर फॉर्म जो कई बार हमें याद होनी चाहिए, फायदा करेंगी। वो कैसी कंडीशन है, कुछ बात हमें याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन 1 अगर कहीं पर आता है तो लिख सकते हैं cos 0 प्लस
आयोटा साइन 0। सेकेंड -1 आता है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। थर्ड, अगर आयोटा है तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। फोर्थ, अगर माइनस आयोटा है तो कॉस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई। ये हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। जब nth रूट ऑफ यूनिटी वगैरह की स्टडी करेंगे वहां पर हम डायरेक्ट पुट करेंगे। कुछ 4 पोलर फॉर्म, 1 की क्या होती है, -1 की क्या होती है, i की क्या होती है, -i की क्या होती है, ये हमें 4 वैल्यू याद होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी, अगर किसी का मॉडुलस 1 हो जाए तो उसका नाम होता है यूनिमॉडुलर। कंडीशन कैसी, अगर किसी का मॉडुलस 1 हो जाए तो नाम होता है उसका यूनिमॉडुलर। कोई भी कंडीशन आ जाए कैसी भी, मान लीजिए मोड जेड तुम्हारा 1 है तो तुम्हें 1 को क्या पुट करने का अधिकार है, डायरेक्ट e की पावर i थीटा। क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएंगे अगर तुमने ऐसा किया। थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पर थीटा रियल नंबर है। अगर मोड जेड 1 है इसका मतलब जेड कैसा है, जेड का नाम है यूनिमॉडुलर। तो वहां पर फटाफट जेड को पुट कर e की पावर i थीटा पुट कर सकते हो, कोई भी कंडीशन कैसी भी आ जाए, देखते ही जवाब निकाल सकते हो। अब एक पोलर फॉर्म के ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन कराते हैं कि पोलर फॉर्म के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन क्या है। राइट द पोलर फॉर्म ऑफ -12 माइनस आयोटा √3/2। लेट जेड -12 माइनस आयोटा √3/2। अब कंडीशन आती है, पहले तो इसका मोड चाहिए मुझे, मोड कितना होगा तो लिख देता हूं इसे मैं r cos थीटा प्लस आयोटा। सारी चीज़ों को ध्यान से देखना होगा। r होता है इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस क्या है निकाल लेते हैं। मॉडुलस 1/4 3/4 तो आ जाता है मॉडुलस 1 के इक्वल। और बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है जी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी स्टडी करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट की प्रिंसिपल वैल्यू है, थर्ड के अंदर होता है -पाई प्लस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अभी बात स्टडी की थी पिछली वाली कंडीशन में, -1/2। देख लो ध्यान से, थीटा क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू होती है, हमने कहा था इसके अंदर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू -पाई प्लस अल्फा कितना, tan इनवर्स मोड इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो आता है -पाई प्लस tan इनवर्स √3π/3 तो आता है -2π/3। तो बस पोलर फॉर्म क्या होगी, पोलर फॉर्म में कुछ नहीं करना तुम्हें, आर की और थीटा की वैल्यू पुट करनी, यानी कि cos -2π/3 प्लस आयोटा -2π/3। ये है जी इसकी पोलर फॉर्म। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, cos 2π/3 माइनस आयोटा साइन 2π/3, ये आती है इसकी पोलर फॉर्म, जो डायरेक्ट बनती है इसकी पोलर फॉर्म। अब बात आती है इसके ऊपर एक बेसिक नोट बता देते हैं। थोड़ी देर पहले यूनिमॉडुलर की बात हुई थी, उसी कंडीशन को ध्यान में हमने बताया था मोड जेड इज इक्वल टू मोड जेड बार, और अगर दोनों मॉडुलस को डिवाइड करें इज इक्वल टू 1, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें मोड जेड अपॉन जेड बार, ये आता है 1। तो बताइए जेड अपॉन जेड बार कैसा है, यूनिमॉडुलर। तो हम पुट कर सकते हैं जेड अपॉन जेड बार इज इक्वल टू e⁻i थीटा, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। कोई भी नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं हम, जैसे a माइनस आयोटा बी अपॉन, बोलेगा कुछ नहीं पेपर में, a प्लस आयोटा बी इज यूनिमॉडुलर। एग्जाम में कुछ भी कर सकता है यूनिमॉडुलर। ये यूनिमॉडुलर है क्यों, देखिए नीचे जेड है ऊपर जेड बार,
या ऊपर जेड बार या नीचे जेड बार, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक का कौन, या तो पहले को दूसरे डिवाइड करो या दूसरे को पहले से डिवाइड करो, रिजल्ट सेम आता है। अब आते हैं हम जेईई मेन के क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है जी जेईई मेन का क्वेश्चन 2013 का। अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिट मॉडुलस है, आर्गुमेंट थीटा है, देन तब इसका ये आर्गुमेंट किसके इक्वल है। एक बात सुनिए, जब यूनिट मॉडुलस है तो मोड जेड होगा 1 के इक्वल। और जरा कंडीशन को भी जरा ध्यान से देख लीजिए, यहां पर जेड बार है, इससे जेड बार कैसे आएगा, एक प्रॉपर्टी याद कराई थी, मोड जेड स्क्वायर जेड जेड बार। तो मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लेता हूं तो आ जाता है जेड जेड बार इक्वल टू 1 और जेड बार आता है 1 अपॉन जेड के इक्वल। अब लेते हैं अपना क्वेश्चन था आर्गुमेंट 1 प्लस जेड। हाँ जी, जेड बार की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी होगी जेड बार की वैल्यू 1 बाई जेड। सिंप्लीफाई करें तो आता है आर्गुमेंट जेड। और तुम्हें मालूम है आर्गुमेंट जेड की कितनी वैल्यू थी, आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट थीटा, ये होगा जी थीटा के इक्वल। आर्गुमेंट इसका थीटा है यूनिट मॉडुलस का, तो आर्गुमेंट जेड कितना आ गया थीटा। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि आंसर आ गया इसका सी। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, बस जेड बार की वैल्यू पुट करनी थी। एक क्वेश्चन और जेईई मेन 15 का क्वेश्चन, अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी यूनिमॉडुलर, जो हम डेफिनेशन जानते हैं। सपोज Z1 and Z2 are two complex numbers, Z1 minus 2 Z2 upon 2 minus Z1 Z2 bar is unimodular and Z2 is not unimodular, यानी कि Z2 unimodular नहीं है। तो बताओ Z1 किस पर लाई करेगा, Z1 किस पर लाई करेगा, इस बात का पता लगाना है हमें। देखिए उसने कहा Z2 is not unimodular, उसने बोल दिया मोड Z2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये यूनिमॉडुलर नहीं है और हमें Z1 की स्टडी करानी है। और कहा Z1 माइनस 2 Z2 अपॉन Z1 माइनस 2 Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 बार, ये 1 के इक्वल हमें मालूम है, ये हमें 1 के इक्वल मालूम है। या ऐसे लिख सकते हैं इसे, ऊपर वाला मोड ऊपर और नीचे वाला मोड नीचे। Z2 2 माइनस Z1 Z2 बार, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं तो आता है Z1 माइनस 2Z2 स्क्वायर। जेईई मेन का क्वेश्चन है, कई बार लेंथी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा पेपर में, ध्यान रखना इस बात का। सभी क्वेश्चन जल्दी होने वाले नहीं होते, बहुत से क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगता है बहुत से क्वेश्चन में। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं मोड जेड स्क्वायर जेड जेड बार, तो जब जेड जेड बार वाली प्रॉपर्टी लगते हैं तो आता है Z1 माइनस 2 Z2, इसका कॉन्जुगेट Z1 बार माइनस 2 Z2 बार, 2 माइनस Z1 Z2 बार, अब इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस Z1 बार Z2। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 बार माइनस 2 Z1 Z2 बार माइनस 2 Z2 Z1 बार प्लस 4 Z2 बार इक्वल टू 4 माइनस 2 Z1 बार Z2 माइनस 2 Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 बार, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इसको लिख सकते हैं मोड Z1 स्क्वायर प्लस 4 मोड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस मोड Z1 स्क्वायर मोड Z2 स्क्वायर। अब जरा कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं तो आता है मोड Z1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू
1 माइनस मोड Z2 स्क्वायर, ये आ जाता है सिंप्लीफाइड। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मोड Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया प्लस 4 Z2 स्क्वायर। 1 माइनस, ये हमें मालूम है 1 माइनस मोड Z2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 सिंस मोड Z2 इज नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 1, हैंस मोड Z1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और मोड Z1 इज इक्वल टू 2, सॉरी मोड Z1 इज इक्वल टू 2। तो आता है Z1 किस पर लाई करेगा, Z1 लाइज ऑन अ सर्कल मोड Z इज इक्वल टू 2। तो एक सर्किल पर लाई करेगा और जिस सर्कल की रेडियस कितनी है 2, तो ऑल्टरनेट आ जाता है इसका C। चलिए इसके बाद थर्ड लेक्चर की बात करेंगे।